हेलो माय डियर सितंबर वाले स्टूडेंट्स, जो भी अभी सितंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, बहुत काम की वीडियो है। ठीक है। अब बात ये है कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था सर कि क्या डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से स्टूडेंट मुझे ये मैसेज कर रहे थे। सर मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बताता हूँ कि सर डीटी में सितंबर के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर क्या आईडीटी में अमेंडमेंट है? यस, आईडीटी में अमेंडमेंट है। डीटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, प्लीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। तो जो डीटी में मे के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, मे के रिवीजन वीडियोस अपलोड किए, मे की जो चीजें सब अपलोड किए, एवरीथिंग इज रिलेवेंट। सब वही है, डिक्टो सेम। आईईटी में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, तो जो मैंने मे में अपलोड किए थे सब चीजें वो सब रिलेवेंट है। प्लस ये जो अमेंडमेंट लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अमेंडमेंट लेक्चर है इसमें मैं आपको आईडीटी के वो अमेंडमेंट्स कवर कराऊंगा जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक आए। मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सितंबर अटेम्प्ट की जो अमेंडमेंट शीट निकाला है उसमें मे के भी अमेंडमेंट्स डाल दिए, सितंबर के भी डाल दिए। बट मैं आपको इस वीडियो में सितंबर स्पेसिफिक अमेंडमेंट कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने मे की अमेंडमेंट वीडियो अलग से स्पेसिफिक डाल चुकी है, विथ एग्जांपल्स विथ अमेंडमेंट शीट सब डाल चुका है। ये स्पेसिफिक कौन सी है सर? सितंबर की। तो आप मेरे तरफ पूरा ध्यान देंगे, ठीक, पूरा फोकस रखेंगे और आराम से सुनेंगे बैठ के अमेंडमेंट को, क्योंकि दिस अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो मैं तो एग्जाम में इसको पूछूंगा। ठीक है, मेरे को तो अच्छी लगी अमेंडमेंट। लेट स्टार्ट। क्या अमेंडमेंट है, कैसी अमेंडमेंट है, देखते हैं, समझते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले सर चार्ज चैप्टर की बात करें। चार्ज चैप्टर में जो अमेंडमेंट इन्होंने शेयर किए सितंबर के लिए, ये वाली अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी मे में जो मे का अमेंडमेंट लेक्चर डाला है उसमें कवर कर दिए, विद एन एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, नोट्स के साथ मैंने शेयर कर दिए। वापस यहाँ सितंबर के लिए अलग से पढ़ाने का सेंस नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए सर। सर ये देखो, हमारे लिए सर 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट मे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो मैंने मे अटेम्प्ट के लिए ये अमेंडमेंट ऑलरेडी पढ़ा दिए सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। जीएसटी के रेट्स को लेके जो लड़ाई हो रही थी कि मे अटेम्प्ट में 5 और 18 रहेगा कि 5 और 12 रहेगा जीटीए की सर्विसेज में, ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज में, तो इस बार इन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर किया कि भैया देखो, आपने जो पुराना 12 पढ़ा है अब आप उसे 18 और 9 के सेंस में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो मे अटेम्प्ट से ही ये चीज ध्यान रखे थे कि सर हमें मे में ही 5 और 18 याद रखना है। इन्होंने सिर्फ परसेंटेज का चेंज किया, जो 12 है अब वो 18 हो गया। अब तो जीएसटी में 2% चल रहे ना, 5 और 18, तो वही हो गया सर। तो जीटीए की सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस के केस में रेट जो है 5 और 18 हो गए, जो पहले आप 5 और 12 पढ़ते थे सर। तो सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहानी और आगे आती है। एग्जेम्पशन। सर क्या एग्जेम्पशन में कोई नई अमेंडमेंट है? सर एग्जेम्पशन में इन्होंने जो अमेंडमेंट शेयर किए ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी मे में कवर कर दी है। तो एक स्टूडेंट अगर मे का लेक्चर देखेगा और मे के अमेंडमेंट उसने कवर अप की है, तो ये सब मैंने एग्जाम्पल्स के साथ, ग्रुप इंश्योरेंस, इंडिविजुअल इंश्योरेंस, इसके क्वेश्चंस आए एग्जाम में, मैंने शीट शेयर की थी कि इनसे क्वेश्चंस है, मैंने अमेंडमेंट शीट शेयर की थी एग्जाम्पल के साथ, वो एग्जाम में आया एग्जाम्पल के साथ। तो ये सब मैंने शेयर किया हुआ है सर। ये सब मे के हैं, नहीं चेंज हुए हैं, वही है, वही है जो मे के थे। जो मैंने सिखाया था मे में ये वही है, कुछ नया नहीं हुआ है। तो हड़बड़ाना नहीं कि बहुत सारी नई चीज आ गई, बहुत सारी नई चीज आ गई, नो, ये मे वाला है सर। ठीक है, ये मे वाला है जो मैंने कवर किया हुआ है सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, क्या इसमें अमेंडमेंट है? हाँ, इसमें अमेंडमेंट है और ये सर्कुलर है। इसके अंदर 3 इश्यूज कवर किए गए। अब ये 3 इश्यूज मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी हुई है, क्या लड़ाई हुई है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, इसी में मेरे को लगता है क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस। ठीक है, देखो क्लैरिफिकेशन किससे रिलेटेड है ना, इनका क्लैरिफिकेशन था ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, इससे रिलेटेड इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। अब क्या क्लैरिफिकेशन? whether the full input tax credit is available to the recipient of supply when the recipient makes discounted payment to the supplier of goods on account of financial या commercial credit note issued by the supplier।
अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल लिख लिया ताकि एक स्टूडेंट बहुत आराम से समझ जाए। चाहो तो आप ऊपर सर्कुलर से भी पढ़ के समझ सकते हो, नो इश्यूज। मेरे को लगता है ये एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से याद रहेगा। मिस्टर ए एक सप्लायर है, जो मिस्टर बी एक रेसिपिएंट है उसको सप्लाई करता है। कितने का सप्लाई किया सर? 1 लाख रुपीज वैल्यू का सप्लाई किया और उसमें 18,000 जीएसटी चार्ज किया, तो 1,18,000। ठीक, अब उसमें बी जो था रेसिपिएंट, उसने 18,000 की क्रेडिट ले ली। ले सकता है, बिल्कुल क्रेडिट ले सकता है सर। अब बेचने के बाद सप्लायर ने, ठीक है, रेसिपिएंट को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया या इंसेंटिव दिया ₹10,000 का। ठीक, कौन दिया? सप्लायर दिया। किसको दिया? रेसिपिएंट को दिया। रेसिपिएंट को बोला जा भाई तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूं 10,000 रुपए का। और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए इसने क्या किया? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या क्रेडिट नोट समझ लो सर, 10,000 रुपीज का इशू कर दिया। ठीक, अब सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट दिया। ध्यान देना, सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट दिया। इट मींस सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला भाई सुन, तुझे मुझे जो 1,18,000 देना था, अब 1,18,000 मत देना, तो इसमें से 10,000 कम कर ले और मुझे 1,08,000 दे दे। तो रेसिपिएंट बोला ओके, मैं तो बहुत खुश हुआ, मुझे कम पैसा देना पड़ेगा। यहां तक कहानी समझ आई? क्लियर हुआ? अब बात ये हुई, सप्लायर जब पहली बार बिल बनाया था तो 1,18,000 का बिल बनाया था। ठीक है, 10,000 का तो क्रेडिट नोट इशू किया। बिल तो पहली बार 1,18,000 का बनाया था ना। तो गवर्नमेंट, अब लड़ाई क्या यहां पर हुई, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई आप सामने वाले से 1,08,000 ले रहे हो, तो जो आप उसे ऊपर 18,000 की क्रेडिट दिए हो, वो क्रेडिट भी रिड्यूस हो जानी चाहिए, क्योंकि आप पेमेंट 1,18,000 ले ही नहीं रहे हो। जब ये पेमेंट कम ले रहे हो तो ये क्रेडिट भी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये रेसिपिएंट क्या हुआ, गवर्नमेंट को बोला जाके आप पागल हो गए हो। क्यों? ध्यान से सुनना। रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को बोला भाई एक बात समझो, सामने वाला जो सप्लायर है उसने जो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो बिल बनाया होगा उसमें जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखाई है, क्या वो बिल अभी भी यही अमाउंट का है? हाँ, ये बिल अभी भी यही अमाउंट का है। बिल का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है ना। मैंने, सप्लायर ने बोला भाई मैं तो बिल रिवाइज भी नहीं किया, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम नहीं किया, बिल भी चेंज नहीं किया, सब कुछ वही है। तो सप्लायर बोलता है मैं तो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यही दिखा रहा हूं। तो रिसिपिएंट को भी क्रेडिट उतनी की ही मिल जानी चाहिए। भले ही बाद में आपने क्रेडिट नोट 10,000 रुपए का इशू कर दिया, पर इस क्रेडिट नोट से जो आपने ओरिजिनल बिल बनाया था उसको आपने चेंज किया ही नहीं, उसमें जीएसटी का एडजस्टमेंट किया ही नहीं, तो आप सामने रेसिपिएंट की क्रेडिट कम क्यों कर रहे हो? तो सरकार बोली ओके वी आर सॉरी, सामने वाला जब बिल में कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, बिल का अमाउंट सेम रख रहा है, तो हम रेसिपिएंट को बोले तू भी 18,000 की पूरी क्रेडिट ले ले, हम तेरे को क्रेडिट कम करने या रिवर्स करने नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सामने वाला बिल का अमाउंट चेंज नहीं किया था। वो अगर बिल चेंज करता तो मैं भी क्रेडिट रिवर्स करता, वो बिल ही चेंज नहीं किया तो आप मुझसे क्रेडिट क्यों रिवर्स करा रहे हो? बात समझ आई? क्लियर हुआ? बहुत प्यारे एग्जाम्पल से लिख के समझाया हूं सर, इसके बाद डाउट आ ही नहीं सकता, इतनी क्लैरिटी से एग्जाम्पल से लिख के बताया हूं। हाँ, अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना यस सर, आप ये हमें शीट शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको ये शीट भी शेयर कर दूंगा सर, जो मेरे एग्जाम्पल्स वाली शीट है। बाकी तो इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट शीट तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी सर। तो इसका एक सिंपल कंसेप्ट है, एक सिंपल लाइन पे एग्जाम वाले दिन पे मैं क्या कंक्लूजन में याद रखूंगा, नो जीएसटी रिडक्शन, नो आईटीसी रिवर्सल। वो अपना जीएसटी रिड्यूस नहीं किया, मैं अपनी आईटीसी रिवर्स नहीं करूंगा। आप पहले उससे जीएसटी रिड्यूस करो, फिर मैं अपना आईटीसी रिवर्स करूंगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये पहला था। अब दूसरा केस, इसको भी समझते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप चाहो तो उसकी थ्योरी ऊपर पढ़ सकते हो, आई हैव नो इश्यूज, बट एग्जाम्पल से समझ लो, इतना दिमाग में बैठ जाएगा कि फिर तो कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, क्वेश्चन सब बना लेंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे सर। ये वाले से तो मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने के बेहद चांसेस है, बेहद। पहला सिचुएशन देखो, नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट। हम ना सर जब जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमने एक बात वैल्यू सप्लाई चैप्टर में सीखा था सर कि वॉल्यूम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब वैल्यू में से लेस होता है, यही हम सीखे थे सर, और इस पे जीएसटी चार्ट नहीं होता। तो देखो, एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को
सॉरी डीलर को गुड्स टीवी दिया है, कितने में? 20,000 में, और डीलर उसी टीवी कस्टमर को कितने में बेचता है? 22,000 में। एक महीने बाद मैन्युफैक्चरर डीलर को बोलता है भाई कि तू मेरी टीवी बहुत बेचता है, मैं तेरे सेल्समैनशिप से या तेरी मार्केटिंग से या तू जिस तरीके से भी टीवी बेच रहा होगा मेरी बहुत बेचता है, मैं तेरे से खुश हुआ, मैं तुझे सेल्स इंसेंटिव दूंगा, ठीक है। और सेल्स इंसेंटिव मैं तुझे कितने रुपए का दूंगा? 1,000 रुपीज का सेल्स इंसेंटिव दूंगा कि भैया तू मेरी टीवी दबा के बेचता है, जा तेरे को इंसेंटिव दिया। अब उसके लिए उसने क्या किया? कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया। कौन इशू किया? मैन्युफैक्चरर इशू किया कि भाई देना है ना, ये याद है ना सर, डेबिट नोट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। तो मैन्युफैक्चरर बोला मैं तेरे को 1,000 रुपए देता हूं, उसके लिए कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करता हूं, ठीक है। अब ये क्यों दिया गया था? सिंपल है, वो प्रमोट करना चाहता था, ताकि चाहता था कि डीलर कल के दिन और मेरी टीवी बेचे। पर इसके लिए उनके बीच में पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं था। मैन्युफैक्चरर ने पहले से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था किसको? डीलर को, कि तू किस प्राइस में बेचेगा, क्या बेचेगा। डीलर अपने हिसाब से प्राइस में बेच रहा था, अपने हिसाब से। मैन्युफैक्चरर डीलर से खरीद लिया था और डीलर आगे कस्टमर को अपने रेट में बेच रहा था। अब वो जैसे भी बेच रहा होगा, जो भी रेट में बेच रहा होगा, हमें कोई मतलब नहीं। बट मैन्युफैक्चरर इसलिए खुश हो गया क्योंकि डीलर भयानक टीवी उसी की बेचे जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरर खुश होकर उसे इंसेंटिव दे दिया। बात ये आई कि सर क्या ये जो इंसेंटिव दिया गया है, ठीक है, क्रेडिट नोट के थ्रू इंसेंटिव दिया हुआ है 1,000, क्या ये 1,000 पे जीएसटी की बात होगी? तो सरकार ने बहुत क्लियर किया, सिंपल ये बोला कि सर ये 1,000 इज मेयरली अ ट्रेड डिस्काउंट, ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्काउंट है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इसे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? आप मेरे को बताओ, क्यों मानोगे आप इसे कंसिडरेशन का पार्ट? भाई आप इसे कंसिडरेशन का पार्ट क्यों ही मान लोगे? कोई रीजन ही नहीं बनता है आप इसे कंसिडरेशन का पार्ट मानो, कंसिडरेशन है ही नहीं अलग से। तो ये तो नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट है, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता, वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, आप इस पे जीएसटी की बात नहीं करेंगे। तो जीएसटी की बात सिर्फ किस में होने वाली है? 20,000 पे, जितने में उसने डीलर को दिया, ठीक है। बात समझ आई? अब ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है एग्जाम में आएगा, डिस्काउंट लिंक टू सेलिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब ध्यान से सुनना, एक मस्त एग्जाम्पल लेते हैं, सैमसंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सैमसंग कंपनी ने एक फेस्टिवल ऑफर निकाला और फेस्टिवल ऑफर निकाल के ये बोला कि मेरी जो टीवी है वो ये वाली टीवी 18,000 में मिल जाएगी आपको। तो एक कस्टमर सुना और दौड़ते भागते डीलर के पास गया, डीलर को बोला भाई ये टीवी में ऑफर आया है, ये टीवी अभी सैमसंग 18,000 में दे रहा है, मुझे चाहिए 18,000 में। डीलर बोला ओके, आपको मैं दिया 18,000 में, जबकि नॉर्मल प्राइस कितनी थी सर? अगर आपको नॉर्मल प्राइस याद हो ऊपर, तो कितनी थी सर? 20,000। अब आप समझो, 20,000 में डीलर ने खरीदा था मैन्युफैक्चरर से, कितने में दे दिया टीवी? 18,000 में। किसके कारण दे दिया? मैन्युफैक्चरर के बोलने के कारण। पर आपको नहीं लग रहा है डीलर को 2,000 रुपए का नुकसान हो गया? अब ये जो डीलर को 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, ध्यान से सुनना, अब ये जो डीलर को 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, इस नुकसान के लिए मैन्युफैक्चरर बोला चिंता मत करो, ये नुकसान मैं आपको दे दूंगा, आप चिंता ना करो, इस नुकसान की भरपाई कंपनसेट मैं आपको कर दूंगा। अब बात ये आई, सर ये जो 2,000 कंपनसेट किया जा रहा है, इज दिस 2,000 अ नॉर्मल डिस्काउंट? नहीं सर, आप खुद सोच के देखो ये डिस्काउंट कैसे हो सकता है? ये तो डिस्काउंट होगा ही नहीं, ये तो आप सामने वाले को कंपनसेट कर रहे हो ना सर, तो ये डिस्काउंट कैसे होगा? तो ये जो कंपनसेशन है या इंड्यूसमेंट हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जबरदस्ती कर रहा है डीलर के साथ कि जो प्राइस मैं बोल रहा हूं उस प्राइस में तेरे को बेचना पड़ेगा, तो उस केस में ये होगा कि मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनना, अब डीलर कस्टमर को कितने में दिया? 18,000 में। 2,000 उसको कहां से मिल गया? कहां से मिल गया? मैन्युफैक्चरर से। तो टोटल प्राइस कितनी कहलाएगी? 20,000। और ये 2,000 जो है वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कवर होगा, जहां पर कंसिडरेशन की डेफिनेशन में अपन पढ़ के आए हैं, कंसिडरेशन चाहे रिसिपिएंट से मिले या एनी अदर पर्सन, कोई भी मुझे पैसा दे,
वो सब कंसिडरेशन में आता है। तो यहाँ जो 2000 है वो मैन्युफैक्चरर ने दिया है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये 2000 कंसिडरेशन मेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो जीएसटी पूरे 20,000 में आएगा। समझ आया, बैठा है ये सबके दिमाग में, क्लिक किया सबको, ये क्लियर हुआ सबको, समझ आ रहा है कहानी। ये समझो, ये वाला बड़ा प्यारा है, ये ही मेरे को लगता है एग्जाम में आने के बहुत चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस, मेरे को तो बहुत पर्टिकुलर चांसेस लगते हैं। तो इसकी अपन की लाइन कैसे याद रखते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है मेरे प्राइस में बेच, मैं तेरे को रीइंबर्स कर दूंगा, तो जितना वो रीइंबर्स करेगा उस पे जीएसटी लग जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में 2,000 रुपए उसने रीइंबर्स किया, इस 2,000 को अपन वैल्यू में ऐड करेंगे और जीएसटी चार्ज करेंगे। समझ आई कहानी, क्लियर हुआ ये सबको, बैठा है सबके दिमाग में क्या हो रहा है, ये समझ आ रहा है कि नहीं सर, ये समझना जरूरी है सर। यहाँ पर 1000 जो था वो ट्रेड डिस्काउंट था, वो अपन वैल्यू में से रिड्यूस कर देते हैं और उस पर जीएसटी नहीं होता है। यहाँ पर जो था वो डिस्काउंट नहीं था सर, कंपनसेट किया गया था। कंपनसेट अगर किया जा रहा है तो वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कवर होता है, वैल्यू में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा वाला केस समझो, अब ये बड़ा प्यारा है सर, बहुत लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ ना सर, वहां पर ना एक रवि भवन करके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ना पूरा ओप्पो वीवो का बैनर लगा हुआ है, पूरा ओप्पो वीवो एमआई का पूरा बैनर, पूरा भरा पड़ा है बैनर, मतलब उन्हीं के बोर्ड्स, उन्हीं के लाइट, सब कुछ उन्हीं का लगा पड़ा है। मैं एक दुकान वाले से जाके पूछा, भैया एक बात बताओ, आप ओप्पो वीवो का इतना बोर्ड वगैरह लगा रहे हो, इतना प्रमोट कर रहे हो आप ओप्पो वीवो को वो कुछ तो फायदा देता होगा, नहीं तो अपनी दुकान के बोर्ड में आप आधा तो पूरा ओप्पो वीवो से ढक दियो सर, कुछ तो बेनिफिट या फायदा दे रहा होगा। बोले यार कैसे नहीं देगा यार, मैं उसके एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बोला कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, बोले हाँ देता है यार, मुझे बोलता है कि तू मेरा बोर्ड वोर्ड लगा, तू मेरा प्रमोशन कर, तेरे को मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर मंथ 2,000 रुपए दे दूंगा। तो वो दे रहा है ना, सरकार ने वही बोला, ध्यान से सुनिएगा सर। Whether a post-sale discount extended by the manufacturer to the dealer can be treated as consideration in lieu of the activity performed to promote the sale of the goods. गुड्स की सेल प्रमोट करने के लिए अब क्या क्या चीजें कर सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर, को ब्रांडिंग एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्ट एग्जीबिशन हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ये सब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा पोस्ट सप्लाई ये सब चीज एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। किसको, मैन्युफैक्चरर को। कौन करके दे रहा है, डीलर करके दे रहा है। क्या मैन्युफैक्चरर डीलर को उस चीज के लिए कुछ पैसे दे रहा है, हाँ दे रहा है सर। क्या उस पर जीएसटी होगा, बिल्कुल डेफिनेटली उस पर जीएसटी है सर, डेफिनेटली उस पर जीएसटी है। अब आप बोलोगे सर फ्री में भी तो कोई कर सकता है, देखो यार एक हकीकत बात सोचो, एकदम रियल लाइफ में सोचो, काल्पनिक तो मैं आपसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, रियल में अगर आप समझोगे तो कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता। मैं अपनी दुकान में किसी और का बोर्ड, किसी और को प्रमोट क्यों करूंगा, आप खुद सोच के देखो, सामने वाला मुझे कुछ फायदा देगा तब तो करूंगा ना। तो सरकार बोली इस फायदे पे तो जीएसटी की बात कर रहे हैं, इस पे जीएसटी है। तो सिंपल एक लाइन से हम कैसे याद रख सकते हैं, हम अगर आपका ब्रांड प्रमोट करेंगे तो जीएसटी लगेगा सर, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो ओप्पो, वीवो, एमआई ये सब बहुत प्रमोट करते हैं। मैं फोन्स का बता रहा हूँ स्पेसिफिक, और भी ब्रांड्स है ऐसा नहीं है, बट देखो आप प्रमोट करोगे तो उस पर जीएसटी है सर। समझ आई कहानी, ये तो आप अपने घर के आसपास निकलोगे ना, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहीं जाके देखोगे तो दिख के ये समझ आ जाएगा आपको। क्लियर हुआ, ये तीन सर्कुलर के तीन इश्यूज, मतलब एक सर्कुलर के तीन इश्यूज थे, वो तीनों इश्यूज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया सर। आई होप क्लैरिटी आई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। अब रूल 86B क्या था, रूल 86B एक बार मैं याद दिलाता हूं, जहां पर हमें ये बोलता था सर कि आपको 1% ऑफ द जीएसटी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आ रही है आपकी, उसको कैश में पे करना पड़ेगा। यही सीख के आए हम, 99% तक आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, 1% आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। इसके बाद हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे सर, जहां पर हमने बोला था कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, उन्हें 1% की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, वो चाहे तो पूरी क्रेडिट ले सकते हैं। याद आया, ये ई पॉइंट तक हम पढ़े थे,
5 इसके एक्सेप्शन थे, वो 5 तो हम पढ़े थे, 6th इन्होंने ऐड किया। अब ये 6th में कौन है, आराम से रुकना, सुनना, समझना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को बोले भाई तेरे को रूल 86B का फायदा नहीं मिलेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर तो 1% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अभी भी कैश में पे करेगा। तो मैं बोला मैन्युफैक्चरर के अलावा कौन है, सरकार बोली क्यों भाई, होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब तो कवर हो जाएंगे। मैं बोला अच्छा ठीक है, ये सब लोग चाहें तो पूरी क्रेडिट यूज कर सकते हैं, इन्हें 1% पे करने की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, शेल बी एग्जेम्प्टेड, तो आपने किनको एग्जेम्प्ट किया, इनको, ठीक है। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड स्पेसिफाइड अंडर रूल 31D। अब पहला क्वेश्चन ये आया सर कि रूल 31D में कौन से गुड स्पेसिफाइड है। अब रूल 31D में ऐसे तो इंटर वाले स्टूडेंट के ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफाइड गुड्स क्या है। सर स्पेसिफाइड गुड्स टबैको और टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही कवर्ड होते हैं रूल 31D में। ये वो गुड्स होते हैं जो MRP बेसिस पे चलते हैं सर, रिटेल सेल प्राइस बेसिस पे चलते हैं और उसके बेसिस पे उन पे टैक्स लगता है। हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है रूल 31D के कौन से गुड्स है, हमें याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इंटर के स्टूडेंट पे वो नहीं पूछेंगे, फाइनल के स्टूडेंट से वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट ये रूल्स पढ़ते हैं। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो फाइनल के स्टूडेंट ये याद रखेंगे कि रूल 31D में टबैको और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जो MRP बेस पे चलते हैं, जिन पे MRP बेसिस पे टैक्सेशन होता है, उनको यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। तो सर अब इन शॉर्ट मेरे को कैसे ध्यान रखना है, एकदम सिंपल है, मैंने इसका भी क्रक्स बना के लिखा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है स्पेसिफाइड गुड्स का जो रूल 31D में कवर होता है, तो उनको बोलना भाई तुम्हें 1% कैश में पे करना ही पड़ेगा। मान लो अगर तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 20 लाख की है, क्रेडिट भी तुम्हारे पास 20 लाख की पड़ी है, फिर भी तुम्हें 20,000 कैश में पे करना पड़ेगा। पर अगर तुम ट्रेडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, तो सरकार बोली भाई तुम 20 लाख का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, 20 लाख की क्रेडिट है, पूरा यूज कर सकते हो, तुम्हारा पे करने का कुछ नहीं बनेगा। समझ आया, बड़े प्यार से सिंपल के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। आओ अब ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। एग्जाम में ये अमेंडमेंट MCQ में आ सकता है, बड़ा लिखने को तो नहीं आएगा। अब ये क्या है क्या नहीं है समझाता हूँ, एकदम सिंपल समझ। सर मैं एक आम आदमी हूँ जिसका टर्नओवर मान लो गुड्स एंड सर्विस, मैं सर्विस का काम करता हूँ, 20 लाख से ऊपर गया, मेरे को GST रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही अप्लाई करता हूँ, डिटेल्स फिल करता हूँ, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। आज AI का जमाना है, AI हम भी यूज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट पेपर उसी से सेट कर रहे हैं, तो AI सब यूज कर रहे हैं, GST डिपार्टमेंट भी AI यूज कर रहे हैं, सब AI यूज कर रहे हैं, और आजकल कंप्यूटर बेस्ड ज्यादातर काम हो रहा है। तो इन्होंने बोला जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आता है, ठीक है, मान लो वर्धमान सर रजिस्ट्रेशन के लिए आए, तो इन्होंने बोला वर्धमान सर 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, लो रिस्क प्रोफाइल एप्लीकेंट और एक होता है हाई रिस्क। मैं बोला मतलब, बोले देखो लो रिस्क एप्लीकेंट वो है, मैं बोला पहले तो हमें को ये बताओ लो और हाई आप डिसाइड कैसे करते हो, बस कोई तो तरीका होगा। बोले हाँ हाँ कैसे नहीं है, हमारे पास AI है, हमारे पास सिस्टम है, हम सिस्टम से जनरेट करते हैं डाटा, डाटा से जनरेट करके सिस्टम हमें बताता है, सिस्टम हमें बताता है कि ये आदमी लो रिस्क है कि हाई रिस्क है। मैं बोला ये कैसे होता है, बोले वो एल्गोरिदम्स काम करते हैं। मैं बोला बस मैं CA कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस नहीं जो मेरे को एल्गोरिदम वगैरह बता रहे हो, मुझे नहीं जानना। बोले आप इतना समझो कि सिस्टम बता देता है ये लो रिस्क प्रोफाइल का एप्लीकेंट है कि हाई रिस्क का है। मैं बोला अच्छा क्या होता है लो रिस्क और हाई रिस्क होने से, बोले अब यही तो अमेंडमेंट है, सुनो। अगर कोई हाई रिस्क का प्रोफाइल का पर्सन है तो उसकी एक एक चीज वेरीफाई की जाती है, अप्रूव की जाती है, वेरिफिकेशन होते हैं, GST ऑफिसर उसको पर्सनली वेरीफाई करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन तक बात जाती है, सब कुछ होता है हाई रिस्क में। और अगर कोई लो रिस्क है, छोटा इंसान है, बहुत छोटा इंसान है, लो रिस्क प्रोफाइल पर्सन है, तो सरकार बोलती है इस पर्सन को GST रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days दे दो।
और ये जो है इसको टाइम लगता है क्योंकि इसका वेरिफिकेशन होगा, अप्रूवल्स होंगे, बहुत टाइम लगता है। इसको इन्होंने बोला 3 डेज के अंदर क्या करो, रजिस्ट्रेशन दे दो। तो अब ये लो रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो जीएसटी डिपार्टमेंट बताएगा। अगर वर्तमान सर लो रिस्क में आ गए तो 3 दिन के अंदर आरसी मिल जाएगा सर, 3 दिन में, 3 दिन विद इन 3 वर्किंग डेज ऑटोमेटिकली मेरे को आरसी मिल जाएगा। और अगर मैं हाई रिस्क में आया तो फिर वो वेरिफिकेशन अप्रूवल सब कुछ होगा सर। आई बात समझ, इन्होंने बैठा समझाया, आपके दिमाग में बैठा सर। तो ये सिस्टम जनरेटेड होता है, सिस्टम डिसाइड करता है लो रिस्क है हाई रिस्क है, ये मैं नहीं बता सकता, समझ आया। ये इसीलिए मैंने आपको बोला ये प्रोसीजरल है सर, ये प्रोसीजरल एग्जाम में ये नहीं आ सकता, कैसे आएगा सर। ये एक पॉइंट है रूल 14A, इसका एक एमसीक्यू मैं तो बना सकता हूँ सर, मैं आराम से बना सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना, सरकार बोली जो बंदा जीएसटी में टैक्स पे कर रहे, वर्तमान से ले लो, जो जीएसटी में टैक्स पे कर रहे 2 टाइप से हो सकते हैं। बोले इसमें भी 2 टाइप होते हैं, बोले हाँ, स्मॉल टैक्स पेयर अदर देन स्मॉल टैक्स पेयर। मैं बोला वाओ, आप बता दीजिए भैया स्मॉल टैक्स पेयर कौन है। सरकार बोली स्मॉल टैक्स पेयर वो है जिसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, चाहे दोनों को मिला के हो, डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर मंथ, जिसका 2.5 लाख से ऊपर पर मंथ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं जाता, वो स्मॉल टैक्स पेयर है। अच्छा, मैं बोला उस 2,50,000 से ऊपर चले गए तो बोले वो अदर देन स्मॉल टैक्स पेयर है, मतलब वो लार्ज टैक्स पेयर होगा सर। अच्छा, तो मैं बोला फिर होता क्या है, मान लो मैं स्मॉल टैक्स पेयर, मान लो मेरी जीएसटी लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज मंथ आई, और मान लो अगर 3,50,000 आई, 3,50,000 आई तो मैं हाई में चले गया, 2 लाख आई तो स्मॉल टैक्स पेयर में आ गया। क्या क्या डिफरेंस क्या होगा, बोले देखो अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो तो आपके लिए सर आधार ऑथेंटिकेट तो कंपलसरी है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, ओनली 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, एक स्टेट में आप एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे, आप एक स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, याद रखना। हमें अगर लार्ज टैक्स पेयर है तो हम एक स्टेट के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट अगर हम ये वाली स्कीम के अंदर आ रहे हैं कि सर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो हम एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। और सबसे प्यारी बात यही है कि हमें आरसी 3 दिन में मिल जाएगा, आरसी 3 दिन में मिल जाएगा। और कल के दिन अगर मेरा टर्नओवर एक्सीड करता है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है 2.5 लाख से, तो मैं कल के दिन विड्रॉ कर लूंगा इस ऑप्शन से कि भाई मुझे बाहर करो इससे, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, अब मैं लार्ज टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ गया हूं। ठीक है, बात समझ आई। इसके बाद इसके रिलेटेड वो थियोरिटिकल बातें दी हुई है कि रेस्ट्रिक्ट पर्सन इज रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ ऑप्शन, कुछ केसेस में आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप इस स्कीम इस ऑप्शन से विड्रॉ नहीं कर सकते जहां पर उसने रिटर्न्स फाइल नहीं करी है या उसके खिलाफ कोई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है। ये सब थियोरिटिकल पार्ट है जिसको आपको अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो, पूरा थियोरिटिकल पार्ट है, पूरा थियोरिटिकल पार्ट है। ठीक है, ये पूरा पूरा थियोरिटिकल पार्ट है, बट आप इतना समझ लो कि सर अब स्मॉल टैक्स पेयर वो पर्सन होगा जिसका सर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा है पर मंथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये मेरे हिसाब से ध्यान रखने वाली बात, बाकी तो पूरा प्रोसीजरल पार्ट है और प्रोसीजरल पार्ट नहीं आता एग्जाम में सर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं सर टीडीएस टीसीएस की जो अमेंडमेंट है ये वाली, ये मैंने मई के लिए ऑलरेडी कवर कर ली है सर। अगर आप डेट देखोगे तो ये मई के लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल थी, तो मैंने मई में कवर कर चुका है सर। हाँ, ये अच्छा है, ये बड़ा प्यारा किया इन्होंने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने कि सर कौन ऐसा पर्सन है जिसको एनुअल रिटर्न से इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। ये पहले भी बता चुका हूँ बट एक बार फिर वापस बता देता हूँ सर, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ऊपर ना जाए, उन्हें सर एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्ट किया जाए। ये अच्छा किया, छोटे लोगों को एनुअल रिटर्न से छोड़ दिया सर, 2 करोड़ से ऊपर साल भर का, है ना, बैठा है दिमाग में। ये मैंने आपके जीएसटी के पूरे अमेंडमेंट्स कवर कर दिए। अगर आपको ये शीट चाहिए होगी मेरी लिखी हुई एग्जाम्पल वाली तो आप मुझे बता देना, मैं ये शीट शेयर कर दूंगा आपको। इनकम टैक्स में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत आए, डाउट्स आए, कोई पॉइंट नहीं समझ आए, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई होप मेरी बातें क्लियर हुई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।